अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के आज के लेक्चर में हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। ये दोनों जो हमारे स्टेप्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं किसी भी बायोलॉजिकल, उसके अलावा आप साइंटिफिक मेथड में भी देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। दोनों पूरे आपके जो बायोलॉजिकल मेथड है उसका दारोमदार इन्हीं दोनों स्टेप्स के ऊपर होता है कि डाटा को किस तरह कलेक्ट किया गया है, किन किन मेथड से कलेक्ट किया गया है और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उसके बाद उनका एनालिसिस ही प्रूव करता है कि क्या हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो पूरा बायोलॉजिकल मेथड इन दोनों स्टेप्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रहा है। ये मतलब नहीं है कि बाकी स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बाकी भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें जो आप कह लें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट के बाद मिलती है वो डाटा के थ्रू ही मिलती है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस पे जाने से पहले आपको डाटा की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। डाटा का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे नेम्स की फॉर्म में हो, कोई वैल्यूज़ हों, उसके अलावा कोई डेट हो, कोई न्यूमेरिकल नंबर हो, फिगर हो, इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो नेम्स हों, वैल्यूज़, डेट, वो डाटा कहलाती है। और ये हमें इंफॉर्मेशन हासिल कहाँ से होती है? ये हम ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हासिल करते हैं, जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, और दूसरा हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हासिल होती है। तो अगर हम डाटा की डेफिनेशन देखें तो डाटा कैन बी डिफाइंड एज एनी इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, वैल्यूज़, डेट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। कोई भी नेम, वैल्यू, डेट, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो वो डाटा कहलाती है। अब हम आ जाते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, आप कह लें फार्मूलेट करने के लिए, फॉर फार्मूलेटिंग अ हाइपोथेसिस, और सेकेंडली टेस्टिंग, उसे टेस्ट करने के लिए जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़रूरी है। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले साइंटिस्ट को वो मेथड्स बताना लाजमी होते हैं कि जिन मेथड्स के थ्रू उसने डाटा को कलेक्ट किया है। अब वो मेथड्स इंश्योर करेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी किस तरह की है, मींस कितने अच्छे मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट किया गया है, कहीं ये डाटा फ़र्ज़ी तो नहीं है, बिल्कुल अंदाजे से तो नहीं कलेक्ट कर लिया गया। इसलिए जो मेथड्स हैं डाटा कलेक्ट करने के वही टेस्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। तो हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए और उसको टेस्ट करने के लिए डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब डाटा किस किस फॉर्म में कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, ग्राफ्स भी बना लिए जाते हैं, उसके अलावा डायग्राम्स की फॉर्म में भी होता है, चार्ट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, टेबल्स की फॉर्म में भी। इस तरह से बहुत सारे मेथड हैं डाटा को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज़ करने के। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चीज़ के लिहाज से उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास डाटा एनालिसिस है। डाटा को जो एनालाइज़ किया जाता है, उसे चेक किया जाता है, आप कह लें, उसमें हम स्टैट की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक, ये भी एक साइंस की ब्रांच है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं मोस्टली, एक रेशो और दूसरी प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। रेशो का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी दो चीज़ें हैं, सपोज़ हमने कह दिया हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, इन दोनों चीज़ों का हमने रिलेशन शो करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट। क्वोशंट की फॉर्म में। क्वोशंट का मतलब है ऐसा रिज़ल्ट जो बाय डिवीजन हासिल हो, एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे हम जब डिवाइड कर दें तो जो रिज़ल्ट हमें हासिल हो उसे हम क्वोशंट कह देते हैं। तो ए और बी का आपस में रिलेशन, या कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, ए और बी हमने सपोज़ किया है, उनका रिलेशन क्वोशंट की फॉर्म में रेशो कहलाता है। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा डिवीजन मार्क से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कोलोन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोलोन का मतलब दो डॉट्स बिल्कुल इक्वली हम लगा देते हैं। तो ये तीनों जो हैं आप कह लें इस तरह से हम रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो चीज़ों के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान क्वोशंट की फॉर्म में रिलेशन जो है वो रेशो कहलाता है। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है
कि 50 मलेरियल पेशेंट्स हैं हमारे पास और 150 हमारे पास हेल्थी पेशेंट्स हैं। अब इनकी रेशो जब हम फाइंड करेंगे, हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1:3 की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को हम रेशो की मदद से स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आपके पास दो रेशोज़ मौजूद हैं, 2 रेशोज़, और उनको आप इक्वालिटी के साइन से रिलेट करते हो, रिलेटेड बाय साइन ऑफ इक्वालिटी। मतलब क्या है, आपके पास एक रेशो है जी A:B सपोज, दूसरी रेशो है C:D। इनके दरमियान में जब इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो ये इनकी प्रोपोर्शन कहलाएगी, और इसको इसके अलावा डबल कॉलन से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। रेशो क्या है, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बाय कोशेंट, और प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो रेशोज़ के दरमियान इक्वालिटी के थ्रू जो हमारे पास रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि अब आपके पास ये 4 चीज़ें हैं A, B, C, D। इनमें से आपको कोई 3 जो हैं वो नोन हो और जो एक अननोन हो, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। किस तरह से, लेट्स सपोज हम कहते हैं A है जी हमारे पास 10, B है हमारे पास 20, C हमने कैलकुलेट करना है, D है हमारे पास आप कह लें 40। तो अब इसको हम अगर यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास A की जगह पे आ जाएगा 10, B की जगह पे रेशो 20, C हमने कैलकुलेट करना है और D की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 40। अब हमने पढ़ा है कि रेशो को हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको सिंपली 10/20 इज इक्वल टू C/40 कर लेते हैं। अब 40 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से 10/20 मल्टीप्लाई बाय 40 हो जाएगा, 20 to the 40, और 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 20। तो इस तरह से प्रोपोर्शन में जब आपको 3 चीज़ों के बारे में पता हो और एक चीज़ अननोन हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस। अब इसे हम बुक से रीड करते हैं, उसके बाद ये जो हमने प्रोपोर्शन पढ़ी है इसकी एक और एग्जांपल बुक में दी गई है, न्यूमेरिकली उसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से देखते हैं। स्टार्टिंग में बताया गया है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद डाटा की डेफिनेशन दी गई है। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो। तो ये आपने डाटा की डेफिनेशन को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बताया गया कि हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए, एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा, साइंटिस्ट डाटा को कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले साइंटिस्ट को वो मेथड्स बताना बहुत ही ज़रूरी होते हैं जिनके थ्रू उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड। साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिन मेथड से उसने डाटा कलेक्ट किया है वो उन्हें बताए। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, इससे हमें एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी का पता चलता है। और डाटा को किस किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपके पास ग्राफ्स आ जाते हैं, टेबल्स, चार्ट, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम, इन सब फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। उसके बाद डाटा एनालिसिस है। डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद डाटा के थ्रू ही हम एक हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। और इसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास रेशो और प्रोपोर्शन आ जाता है। सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन दी गई है। व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एग्जांपल ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोशेंट, जब हम कोशेंट की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करें उनके रिलेशन को तो उसे रेशो कहते हैं, वन नंबर टू अनदर, एक की दूसरे के लिहाज से। रेशो को हम डिवीजन का साइन भी पुट कर सकते हैं उसकी जगह पे, और कॉलन का मार्क भी दो नंबर्स के दरमियान लगा सकते हैं। फिर आगे एग्जांपल दी गई 50 मलेरियल पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सन है, उनके दरमियान हमारे पास रेशो 1:3 आएगी।
देन प्रोपोर्शन का मतलब है दो रेशोज़ को इक्वली ज्वाइन करना, मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइंस ऑफ इक्वालिटी। हमारे पास दो रेशोज़ है और हमें उनको इक्वालिटी के साइन से ज्वाइन करना है। जैसे कि ये हमारे आगे एग्जांपल दी हुई है, A रेशो B इज़ इक्वल टू C रेशो D। ये एक प्रोपोर्शन है दो रेशोज़ के दरमियान, और इसको हम डबल कॉलन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बताया गया कि जब आपके पास 3 वैल्यूज़ इन अ प्रोपोर्शन आर नोन, जब आपको 3 वैल्यूज़ का पता हो, द फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, तो आप जो आपके पास चौथी वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी गई है। एक बायोलॉजिस्ट ने वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया कि कितनी जो बर्ड्स हैं उनको मलेरिया हो सकता है। तो उन्होंने एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो 100 हेल्थी पर्सन, हर आप कह लें स्पैरोज़ को बाइट करे। मीन्स हमारे पास एक रेशो आ गई 100 वाली। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, और उससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने नोट किया था, जब मॉस्किटो ने 20 स्पैरोज़ को बाइट किया था तो उनमें से 14 को जो है वो मलेरिया हो गया था। 14 आउट ऑफ 20। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 14:20। ये हमारे पास एक रेशो आ गई। और दूसरी में हमारे पास अब हमें एक चीज़ तो पता है कि 100 को बाइट करवाया है और कितनों को मलेरिया होगा ये हमें नहीं पता। तो जब हम इन दोनों रेशोज़ को प्रोपोर्शन के लिहाज से आपस में इक्वालिटी के साइन से लिखेंगे तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से फर्स्ट रेशो बताई गई है 14:20 और सेकंड रेशो x/100। x जो है वो अननोन है। जब हम उसे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह, फिर हमने उन्हें डिवीजन के साइन से लिख लिया है और 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो x आएगा वो इज़ इक्वल टू 70 आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज़ विल गेट मलेरिया। बिल्कुल उसी एग्जांपल के थ्रू जैसे हमने 10 और 20 वाली वैल्यूज़ लेके किया था, सेम उसी तरह से हम चौथी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। फिर बताया गया कि स्टैट के थ्रू ही हम डाटा को समराइज़ करते हैं और मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रॉ डाटा हमारे पास, रॉ डाटा का मतलब है जो ऑर्गेनाइज ना किया हो, बिल्कुल ही अभी कलेक्ट हुआ हो, किसी भी फॉर्म में मौजूद ना हो, उसे हम समराइज़ करके फिर रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बताया गया है कि स्टैट ही नहीं, मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक प्रोसेस में। बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है मैथ को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व की जाती हैं, जिसमें हमारे पास जैसा कि जीन फाइंडिंग आ जाती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए मैथ का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोटीन इंटरेक्शन, आपस में उनका रिलेशन ताल्लुक़ कैसा है उसको स्टडी करने के लिए भी मैथ का इस्तेमाल किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले आया हुआ है कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हम कौन सी चीज़ को आप कह लें स्टडी करने के लिए करते हैं। तो उसमें आप ये बताएंगे जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोटीन इंटरेक्शंस। उसके बाद बायोलॉजी की एक ब्रांच बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है, ये भी आपने यहाँ से तैयार करनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल डाटा को स्टडी करने के लिए कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हमने अभी पढ़ी, रेशो और प्रोपोर्शन, और कंप्यूटेशनल का मतलब है विद द एड ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू, ताकि काम को जल्दी मुकम्मल कर लिया जाए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल।